नमस्कार दोस्तों। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैंने सोचा कुछ सवाल आपके साथ आज डिस्कस करूं। एसएससी के एग्जाम सिर पे हैं तो अपनी तैयारियों को धार दीजिए। जितना अधिक समय आप खर्च कर सकते हैं सीखने पर उतना अधिक समय खर्च करें और जो भी सीखे वो गहराई से सीखे, फुल डेप्थ में सीखे। टुकड़ों में इधर उधर से बिट्स एंड पीसेज में सीखने का कोई लाभ नहीं होगा। कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, दो पंक्तियाँ वहाँ से, दो लाइन वहाँ से, उनका कोई लाभ होगा नहीं। बहरहाल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आपके क्लासरूम की किताब है मैराथन। हजारों हजार सवाल है इसमें। बच्चों को शिकायत रहती है कि सर पूरा सॉल्यूशन क्लासरूम में नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस का लेंथ जो है काफ़ी लंबा है। मैं फुल लेंथ में पढ़ाता हूँ तो साल भर तो केवल पढ़ाने में चला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसको करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस माध्यम को चुना है। कोशिश करूंगा जितनी जल्द हो सके एक एक करके आज चैप्टर बाई चैप्टर पूरा मैराथन का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने दे सके। क्योंकि आपको पता है इसमें हजारों क्वेश्चंस है, एक एक चैप्टर में जो है हजारों की संख्या में क्वेश्चंस हैं। तो आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैराथन जो हमारी बुक है, प्रीपोजिशन चैप्टर है, पेज नंबर 125 और सेट 9 के क्वेश्चंस सॉल्व किया करा मैं भी आपको कराने वाला हूं। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है, जो केवल यूट्यूब पे हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास क्वेश्चन चला जाए तो वो क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के पेज से। पेज का नाम है इजी इंग्लिश क्लास। आप फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इजी इंग्लिश क्लास का पेज नहीं मिले तो आप इस यूजर नेम को सर्च करेंगे, EEC2808। जैसे ही आप इस यूजर नेम को सर्च करोगे आप हमारे पेज पर आ जाओगे और जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अभी देने वाला हूं उसका पीडीएफ फाइल, उन क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल वहां पर आपको जो है शेयर किया हुआ मिल जाएगा। और मैं अपने पेज का लिंक जो हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। अन्यथा EEC इजी इंग्लिश क्लास 2808। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1, आई एम फाउंड ऑफ। फाउंड जो एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड ऑफ समथिंग, जिस चीज का शौकीन, ये एक एडजेक्टिव है। इससे जो नाउन बनता है फॉन्डनेस, वो अपने साथ फॉर लेता है। फॉन्डनेस फॉर समथिंग। अंग्रेजी में ऐसे कई सारे विशेषण है, कई सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ ऑफ लगता है और वो आपको आना चाहिए। जैसे कि फॉन्ड ऑफ, जैसे कि अवेयर ऑफ, जैसे कि अनअवेयर ऑफ, जैसे कि ऑब्लिवियस ऑफ। ऑब्लिवियस का अर्थ होता है अनजान। ऑब्लिवियस जो वर्ड आप देख रहे हो वो सिनोनिम्स है अनअवेयर के लिए। जैसे आई एम ऑब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट, मैं इस तथ्य से, इस बात से अनजान हूं। तो इस विशेषण के साथ, ऑब्लिवियस के साथ, जिसका मतलब अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, जो किसी बात से अवगत ना हो, अनअवेयर, ऑफ लेते हैं। ये सारे विशेषण जितने भी आप देख रहे हो ऑफ लेते हो। मैं इस नाउन को हटा रहा हूं, फॉन्डनेस को, जो अपने साथ फॉर लेता है। इसी प्रकार आप ऑब्लिवियस या अनअवेयर के अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का भी वही अर्थ होता है जो अर्थ आप ऑब्लिवियस या अनअवेयर का देख रहे हैं, अनजान, अनभिज्ञ। आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, मैं इस बात से ना वाकिफ हूं, अपरिचित हूं, मुझे जानकारी नहीं। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूं। तो ये जितने एडजेक्टिव्स आप देख रहे हो ये सब अपने साथ ऑफ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित, या बिरेफ्ट ऑफ, दोनों विशेषणों का अर्थ होता है वंचित, और ये भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। जैसे ही वॉज डिप्राइव्ड, उसे वंचित किया गया, ऑफ हिज राइट्स, उसके अधिकारों से। तो डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित, और जिस चीज से वंचित, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, बिरेफ्ट ऑफ समथिंग, ये सभी विशेषण अपने साथ ऑफ लेते हैं। ऐसे कई सारे विशेषण हैं जो जिनके साथ हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जो साथी क्लासरूम में पहले नहीं पढ़े और यूट्यूब पर ही जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन इज अ वेरी लेंदी सेक्शन। अगर आप वास्तव में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 शब्दों का प्रीपोजिशन 1 by 1 मालूम होना चाहिए कि इनका प्रीपोजिशन क्या होता है। इट टेक्स टाइम,
हम लोग क्लासरूम में उसको बहुत ही स्मूथली याद कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं होती है। तो आप भी ये कर सकते हैं, थोड़ा उसमें समय खर्च करना पड़ेगा आपको। और जो न्यायी साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो पेन और कॉपी जरूर यूज करें इस वीडियो को देखते हुए। ठीक इसी तरह जिस तरह से आपने ऑब्लिवियस या इग्नोरेंट या डिप्राइव्ड का प्रयोग किया, इसी प्रकार से हमारे पास एडजेक्टिव आता है जेलस। जेलस ऑफ, कॉप्सस ऑफ, इन्वियस ऑफ, ये सभी का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला। सभी शब्द विशेषण है, जितने शब्द अभी आपके बोर्ड पर नजर आ रहे हैं सबके सब विशेषण है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही इज जेलस या कॉप्सस ऑफ माई सक्सेस। वो मेरी सफलता से जलता है, वो मेरी सफलता से ईर्ष्या करता है। तो कॉप्सस, जेलस और इन्वियस तीनों का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला, किसी की इच्छाई से, किसी के लाभ से। आई एम जेलस ऑफ यू, मुझे तुमसे ईर्ष्या है, जलन है। हमारे पास एक वर्ड आता है डिवॉइड। डिवॉइड का भी अर्थ होता है वंचित, जिसके पास कोई चीज नहीं हो। जैसे ही इज डिवॉइड ऑफ मैनर्स, योर सन इज डिवॉइड ऑफ मैनर्स। तुम्हारे बेटे में संस्कार की कमी है, उसके अंदर संस्कार नहीं है। तो इफ यू आर डिवॉइड ऑफ समथिंग, आपके पास वो चीज नहीं है। तो डिवॉइड ऑफ, इन्वियस ऑफ, कॉप्सस ऑफ, जेलस ऑफ एंड फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ। इसी प्रकार से इन्फॉर्म्ड ऑफ, सूचित, या अप्राइज्ड ऑफ, APPRISED, ये दोनों विशेषण भी अपने साथ ऑफ लेते हैं। और जिस बात की सूचना मिली, इन्फॉर्म्ड ऑफ समथिंग। जैसे आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचित किया गया, ऑफ दैट एक्सीडेंट। आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, मुझे उस दुर्घटना के बारे में सूचना दी गई। जैसे हम लोग अभी बढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इस तरीके से कई विशेषण आएंगे, और जब भी एक विशेषण आएगा तो उससे जुड़े 5-10 विशेषण मैं और आपको बता दूंगा, या वर्ड बता दूंगा कि वो ऑफ लेने वाले कौन है, इन लेने वाले कौन है। फिलहाल ऑफ वाले आपके सामने 5-10 मैंने लिख दिए, इनकी संख्या और है, बहुत ज्यादा है। फिलहाल आपके सामने 5-10। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पैसिव बनावट है, तो हम जानते हैं कि पैसिव एजेंट के साथ सामान्यतः बाय का प्रयोग करते हैं, तो वाज डिस्ट्रॉयड होने के कारण बाय का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने उसे बुधवार से नहीं देखा। तो हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग, प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग जो है आमतौर पे परफेक्ट टेंसेज में, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में किया जाता है। और सिंस की खासियत यह है कि इस प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द या शब्द समूह आते हैं, उनसे पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो कार्य का प्रारंभ बिंदु, कार्य का प्रारंभ बिंदु का बोध होता है। कोई काम कब शुरू हुआ इसकी जानकारी मिलती है किससे? सिंस से। अगर आप सिंस को और बेहतर समझना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि सिंस के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं। ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये आप वर्ब फ्रेज देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, और ये आप मुख्य क्रिया देख रहे हो, और ये आपका सब्जेक्ट है। मैं उससे नहीं मिला हूं, कब से नहीं मिला हूं? सिंस। अब सिंस के बाद जो शब्द आएगा वो शब्द कार्य का प्रारंभ बिंदु बताएगा कि नहीं मिलने का काम कब शुरू हुआ, मैंने कब से नहीं मिला हूं ये बताने हमें। तो उसके बाद जो शब्द आएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो कौन कौन से शब्द जो है सिंस के साथ आ सकते हैं ये आप समझिएगा। सिंस के बाद आ सकता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम बोले तो एग्जैक्ट टाइम, घड़ी का समय। सिंस के बाद आ सकता है दिन का नाम, डे। सिंस के बाद आ सकता है ईयर। सिंस के बाद आ सकता है किसी महीने का नाम। सिंस के बाद आ सकता है किसी घटना का नाम। सिंस के बाद आ सकता है पार्ट ऑफ द डे का नाम। मैं अभी एक उदाहरण दूंगा आपके। सिंस के साथ आ सकता है पार्ट ऑफ द डे का नाम। इसके अलावा एक फ्रेश मार्कर, इसके अलावा सिंस के साथ आप यूज कर सकते हैं एज को।
इसके अलावा सिंस के साथ आप यूज कर सकते हैं स्टेज ऑफ लाइफ को, जीवन का किसी। इसके अलावा सिंस के साथ आप यूज कर सकते हैं नेम ऑफ फेस्टिवल को। तो ये सारी चीजें जो भी आप देख रहे हैं, ये सब के सब सिंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। किसी त्योहार का नाम, एक घड़ी का समय, एग्जैक्ट टाइम जिसको आप बोलते हो, या क्लॉक टाइम, या दिन, या महीना, साल, या महीना, या कोई घटना, या पार्ट ऑफ द डे, या उम्र, या स्टेज ऑफ लाइफ। अब बाकी को पूरा करेंगे। मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट मेट हिम, मैंने उसे नहीं मिला हूं सिंस होली, नेम ऑफ फेस्टिवल, होली से नहीं मिला हूं, या सिंस दिवाली, या सिंस ईद। क्लॉक टाइम, सिंस 4 PM, मैं उसे 4 बजे से नहीं मिला हूं। दिन का नाम, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, सोमवार से नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस 2005, 2005 से नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जनवरी, जनवरी से नहीं मिला हूं। आई हैव, इवेंट क्या होता है? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस हिज ऑपरेशन, जब से उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन एक घटना का नाम हो गया। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस हिज बर्थडे, बर्थडे एक इवेंट का नाम हो गया। सिंस हिज मैरिज, मैरिज एक इवेंट का नाम हो गया। तो इस तरीके से कोई भी घटना का नाम, सिंस हिज एक्सीडेंट, आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द डे, जो 24 घंटे की अवधि होती है, उसको हमने कुछ छोटे और कुछ बड़े हिस्सों में बांट रखा है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, फोरनून, इस तरीके से, ट्विलाइट, सनराइज, सनसेट, ये पार्ट्स ऑफ द डे है। तो जब आप सिंस का प्रयोग करोगे तो उनके बाद आप चाहो तो पार्ट्स ऑफ द डे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं उससे नहीं मिला हूं सिंस सनराइज, मतलब जब से सूर्योदय हुआ तब से नहीं मिला हूं। सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं मिला हूं। सिंस इवनिंग, शाम से नहीं मिला हूं। सिंस के बाद आप एज का प्रयोग कर सकते हो, जैसे आई हैव नॉट मेट हिम सिंस द एज ऑफ 10, 10 की उम्र से, मतलब जब मैं 10 साल का था तब से मैं उससे नहीं मिला हूं। स्टेज ऑफ लाइफ, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से नहीं मिला हूं। तो स्टेज ऑफ लाइफ, एज को, पार्ट्स ऑफ द डे को, किसी इवेंट के नाम को, महीना के नाम को, साल के नाम को, दिन के नाम को, एग्जैक्ट टाइम को, या त्योहार के नाम को आप सिंस के साथ यूज कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में नंबर 3 में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिकवर के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही हैज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम समथिंग। रिकवर का अर्थ होता है स्वस्थ होना या ठीक होना, और रिकवर वाले अर्थ में हमारे पास एक वर्ब आता है रिक्यूपरेट, ये भी फ्रॉम लेता है, रिक्यूपरेट फ्रॉम, टू गेट वेल आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस और अ पीरियड ऑफ इंजरी और ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड रिक्यूपरेट। तो फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कीप मी, खाली स्थान सिन। जो भी लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। कीप इंपरेटिव वाक्य है, मी और खाली स्थान लिखकर ऐसा लिखा हुआ है। कीप के पहले लिखा हुआ है ओ गॉड, हे भगवान, ओ गॉड कीप मी फ्रॉम सिन। कीप के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें मैं फिलहाल आपको 2-4 बता रहा हूं। हम लोग फ्रेजल वर्ब जब पढ़ते हैं तो कीप से जुड़े हुए कम से कम 20 अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स कीप का बता रहा हूं। जैसे एक वर्ड आता है कीप टू समथिंग, कीप के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज पे कायम रहना, बने रहना। जैसे कीप टू द प्लान, प्लान पे बने रहो। कीप टू द रूटीन, रूटीन पे बने रहो, जिस रूटीन पर आप चल रहे हो उसी पर आप चलते रहो। तो कीप टू का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग। कीप समथिंग ऑफ समथिंग, ये एक दूसरा बनावट आप देख रहे हैं, किसी चीज को दूर रखना। जैसे मैं यहां पर समथिंग को हटा रहा हूं, ये वर्ब है। कीप योर हैंड्स, दूर रखना, ऑफ मी मतलब अपने हाथ मुझसे दूर रखो। जिस चीज को दूर रखा गया समथिंग, और जिससे दूर रखा गया ऑफ समथिंग। कीप फ्रॉम सिन का मतलब होता है कीप समबडी फ्रॉम सिन, मतलब हे प्रभु मुझे पाप से दूर रखो, पाप से बचाइए, मैं पाप ना करूं, ऐसा मेरे ऊपर कृपा करे। तो इस प्रीपोजिशन का ख्याल रखेंगे।
कीप के और बहुत सारे बनावट हैं। मैं आपको विशेष तौर पे जब फ्रेजल वर्ब का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि कीप से जुड़े 20-25 बनावट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आ रहा है सफर, है ना? तो सफर के बारे में बात करते हैं। आमतौर पे सभी को लगता है कि सफर जो है वो फ्रॉम लेता है, और ये सही भी है। सफर के साथ आप फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन तब आमतौर पे कोई बीमारी का नाम आता है सफर के साथ। तो सफर सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेकर अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सफर के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सफर के साथ हम फ्रॉम लगाकर ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सफर के तुरंत बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम। तो सफर के साथ आपने क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। लेकिन मैं अगला उदाहरण दूंगा और आप देखेंगे कि सफर के बाद फ्रॉम नहीं आएगा, सीधे वो ऑब्जेक्ट ले लेगा। माई कंपनी, किसी बुरी चीज से सामना होना, माई कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस, हमारी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो अभी आप जो सफर शब्द का प्रयोग देख रहे हो, वो सफर के तुरंत बाद आप देख रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट आ गया, समथिंग आ गया, इसके साथ कोई फ्रॉम की जरूरत आपको नहीं है। तो सफर के साथ फ्रॉम आमतौर पे तब लगाते हैं जब कोई इसके साथ बीमारी का नाम हो, अन्यथा सफर कैन बी यूज ट्रांजिटिवली, मतलब वो सीधे अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। जैसे आवर टीम सफर डिफीट, हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आवर टीम सफर्ड इंसल्ट, हमारी टीम को इंसल्ट का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। तो सफर कैन बी फॉलो डायरेक्टली बाय ऑब्जेक्ट। ये जो लोग दिमाग में रखते हैं कि हमेशा फ्रॉम लगता है, इट इज नॉट नेसेसरी। सफर के बाद अगर किस चीज से सफर कर रहे हैं ये ना बताकर अगर कारण बताया जाए तो याद रखिए सफर फ्रॉम नहीं लेगा, सफर अपने साथ बिकॉज ऑफ ले लेगा या ड्यू टू ले लेगा। जैसे हिज स्टडी इज सफरिंग, उसकी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याओं के कारण। तो आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहां से खाली स्थान दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर फ्रॉम लगाएं, बिकॉज ऑफ लगाएं, क्या लगाएं। तो देखिए अगर आप सफर के बाद किसी चीज का कारण दिया गया है कि किस चीज के कारण आप सफर कर रहे हैं, तो आप बिकॉज ऑफ के साथ जाएं या ड्यू टू के साथ जाएं। अगर सफर के बाद बीमारी दिया गया है तो फ्रॉम लगाएं, और नहीं तो सफर को सीधे ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। दिए गए प्रश्न में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बिकॉज ऑफ की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्राई ओवर, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, छलके हुए दूध के ऊपर रोना, मतलब जो दूध बेकार चला गया उस पर रोना। कहने का मतलब जो बीत गई सो बात गई, उस पर रोने का कोई लाभ नहीं होगा। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, छलके हुए दूध पे रोना बेकार है। अच्छा इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, स्पिल्ट। बाबू एक वर्ड होता है स्प्लिट, कंफ्यूजिंग वर्ड के वीडियो में आपको ये दिखेगा, और एक वर्ड होता है स्पिल। ये दोनों वर्ब्स हैं। स्प्लिट जो है ये V1 फॉर्म है, स्पिल भी V1 फॉर्म है। स्प्लिट का फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, हम इसका फॉर्म चेंज नहीं करते, तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3। जबकि स्पिल का V2 बनाते हैं स्पिल्ट, मतलब एक L हट जाता है, और V3 बनाते हैं स्पिल्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि स्पिल का जो V2 V3 है वो कंफ्यूज हो जाता है स्प्लिट के V2 V3 से, क्योंकि वो एक जैसे लिखते हैं। तो यहां पर आपने स्पिल्ट लिखा हुआ, आपने ये लिखा है छलका हुआ, स्पिल का मतलब छलकना। अगर कोई यहां पर ऐसा लिख दे स्प्लिट तो ये गड़बड़ हो जाएगा। स्प्लिट का अर्थ होता है टूटना, पार्टी में स्प्लिट की संभावना है, पार्टी टूट सकती है ना। दोनों की दोस्ती स्प्लिट हो गई, गठबंधन स्प्लिट हो गया, अलग हो गया, टूट गया। तो यह है टूटना और यह है छलकना, किसी चीज का बर्तन से बाहर आ जाना। तो दैट इज स्पिल, एंड ध्यान रखेंगे। देखो इस तरह के कई वर्ब्स हैं जो फॉर्म चेंज नहीं करते स्प्लिट की तरह। मैं आपके सामने एक बार रख दे रहा हूं, हालांकि अभी वो हमारा शीर्षक नहीं है। जैसे कट, जैसे पुट, जैसे लेट, जैसे सट, जैसे बिड। हालांकि बिड का फॉर्म चेंज कर सकता है, बिड, बेड, बिडेन, अभिवादन वाले अर्थ में, बोली लगाने के अर्थ में बिड का फॉर्म चेंज
कभी नहीं करेगा, बीट 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 रहेगा, आप इसके फॉर्म को चेंज नहीं करते। उसी तरह से बर्स्ट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, उसी तरह से हिट 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 हिट, उसी तरीके से कास्ट 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 कास्ट, कॉस्ट 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 कॉस्ट। ये जो वर्ब्स आप देख रहे हो इनका फॉर्म चेंज कभी नहीं करता, जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हमेशा ये इसी फॉर्म में रहेंगे। ही हिट मी, सिंपल पास्ट, हिट हिट हिट, V1 V2 V3 इस तरीके। और जैसे स्प्रेड, कई ऐसे वर्ब हैं, जैसे फॉरकास्ट है ना, इनका फॉर्म चेंज नहीं करता है, जैसे फॉरकास्ट कट की तरह, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, हम फॉरकास्टेड या फॉरकास्टेड ऐसा नहीं बोलते, इनका फॉर्म एज यूजुअल V1 फॉर्म कंटिन्यू करता है। उसी तरह रीड का फॉर्म चेंज नहीं करता बर्स्ट की तरह, हाँ उसका उच्चारण जरूर बदल जाता है, रीड रेड हो जाता है, लेकिन फॉर्म तीनों, स्पेलिंग तीनों की एक समान होती है। तो कॉस्ट हो, कास्ट हो, हिट हो, रीड हो, स्प्लिट हो, लेट हो, सट हो, उनके फॉर्म चेंज नहीं होते। वे आगे बढ़ेंगे तो क्राई ओवर, स्टार्ट एट डॉन। एट डॉन का मतलब दो बेला होती है, सनराइज को डॉन बोलते हैं, भोर का जो वक्त होता है, और डस्क को गोधूली बोलते हैं, जो सूरज के बाद, जो सूरज डूबने के बाद जो थोड़ी देर उजाला का समय होता है, दैट इज कॉल्ड डस्क। इसको हम लोग ट्विलाइट भी बोलते हैं। तो इनके साथ आप एट का प्रयोग कर सकते हैं, एट सनराइज, एट सनसेट, इस तरह से। ये तीनों वर्ड जो आप देख रहे हो ना, एक ही जैसे अर्थ में देख रहे हो, वेदर डस्क बोलो, ट्विलाइट बोलो या सनसेट बोलो। इसके लिए हम लोग ग्लोमिंग वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। शाम की बेला को द ग्लोमिंग भी बोला जाता है। जो सांझ की बेला होती है, सूरज डूबने के बाद जो थोड़ी देर तक आसमान में उजाला का समय होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोमिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ही ट्रेवल 30 किलोमीटर्स। देखो कोई काम कितने देर में किया गया, इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। पहले तो मैं तीन छोटे प्रीपोजिशन आपको बताता हूं, एट और इन और ऑन। ऑन आता है डेट के साथ, इन आता है मंथ या ईयर के साथ, और एट आता है एग्जैक्ट टाइम के साथ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, ही विल कम, वो आएगा। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो एट 4 PM, 4 बजे आएगा। ही विल कम इन जनवरी, जनवरी में आएगा। ही विल कम इन 2020, 2020 में आएगा। ही विल कम ऑन द 4th of March। तो अगर एग्जैक्ट टाइम है तो एट, तारीख है तो ऑन, और महीना या साल है तो इन। तो एक तो बेसिक बात हो गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन का प्रयोग इस बात के लिए किया जा सकता है कि कोई काम कितने दिन में किया जाएगा। आप मैथ में अक्सर पढ़ते होंगे कि एक आदमी अमुक काम को 6 दिन में करता है। ही कैन डू दिस वर्क इन 6 days। ही कैन डू दिस वर्क इन 6 days, 6 दिनों में। आई कैन रन 400 meters in 10 minutes। तो कोई काम कितने देर में होगा, उसके लिए भी आप इन का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल इन का प्रयोग करेंगे। ही ट्रेवल 30 किलोमीटर्स इन 2 hours। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ग्यारह नंबर में आप देख रहे हैं बाय और विथ का फर्क। उन्होंने लिखा है ही कट द ट्री, खाली स्थान, हैचेट। हैचेट का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी को हैचेट बोलते हैं। तो अब सवाल है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय ले, बायट या विथ ले। तो इसके पीछे एक गाइडिंग रूल है, छोटा सा एक नियम है, उसको आप समझ लीजिए। यदि आपने कोई काम किसी वस्तु के साथ किया, किसी औजार के साथ किया, तो उस टूल के पहले हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते, विथ का प्रयोग करते हैं। और यदि आपने कोई काम किसी भी प्रोसेस से किया तो आप बाय का प्रयोग करोगे, विथ का नहीं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी जो है एक वस्तु है, तो हम लोग यहां पर वस्तु के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। ही कट द ट्री विथ एन एक्स, उसने एक कुल्हाड़ी के साथ। ये दोनों एक ही वर्ड है। बाय का प्रयोग कैसे होता है, जैसे देखो तो
यू कैन राइट, खाली स्थान। एक और एग्जांपल देखिएगा, यू कैन किल द स्नेक। ऊपर में आपको साफ दिख रहा है, वस्तु है तो विथ आएगा। यहां पर आप प्रोसेस देख रहे हैं, यू कैन किल द स्नेक, तुम सांप को मार सकते हो छड़ी का उपयोग करके, बाय यूजिंग अ स्टिक। तो आपने चूंकि यूजिंग शब्द का प्रयोग कर लिया जो कि एक प्रक्रिया को दर्शाता है, इसीलिए हम प्रीपोजिशन बाय के साथ जा रहे हैं। अगर ये शब्द यहां नहीं होता, मान ले ये नहीं होता, तुम सांप को मार सकते हो छड़ी के द्वारा, तो फिर अब आप बाय नहीं लोगे, विथ का प्रयोग करोगे। और अगर हमने यहां पर यूजिंग शब्द लिख दिया तो फिर आप बाय के साथ जाओगे, तो बाय प्लस प्रोसेस और विथ प्लस ऑब्जेक्ट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। वी शैल स्टे 3 months इन अमेरिका, अमेरिका में बड़े शहरों की जगह बड़े नामों के साथ इन का प्रयोग, छोटे जगहों के साथ एट का प्रयोग। हालांकि यहां पर भी एक छोटा सा नियम है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये एक बेसिक बात हम सभी जानते हैं कि बड़े शहरों के नामों के साथ इन लगाते हैं, सिटीज वगैरह के नाम के साथ और कंट्री के नाम के साथ, और छोटे शहर, गांव, मोहल्ला, कस्बा का जो नाम होता है, विलेज का जो नाम होता है या कॉलोनीज का जो नाम होता है, उनके साथ एट का प्रयोग करते हैं। बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, बड़ा शहर का नाम है तो आपने इन लगाया। ही लिव्स एट, ही लिव्स एट, कोई छोटा सा नाम ले लेते हैं, दुखनपुर। हमारे गांव के नाम इसी तरह के बड़े मजाकिया नाम होते हैं। तो एक छोटा सा गांव का नाम है तो आपने एट का प्रयोग किया, और शहर का नाम है तो आपने इन का प्रयोग किया। एक बात और समझ लो, किसी गली के नाम के साथ, सड़क के नाम के साथ इन लगाओगे, अगर संपूर्ण पता लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है तो एट लगाओगे, और अगर मंजिल, कौन सा तल्ला, कौन सा फ्लोर अगर लिखा हुआ है, स्टोरी, तो आप फिर ऑन का प्रयोग करोगे। रोड के साथ इन, एड्रेस के साथ एट, और मंजिल के साथ ऑन। जैसे ही लिव्स इन जीबी रोड, क्योंकि आपने यहां पर गली का नाम, रोड का नाम दिया। लेकिन अगर आपने पूरा पता दे दिया तो इन नहीं होगा, एट हो जाएगा। ही लिव्स एट हाउस नंबर 43 जीबी रोड। ऊपर वाले वाक्य में और इसमें फर्क यह है कि यहां पर केवल गली का नाम था, यहां जैसे ही आपने हाउस नंबर 43 बोला, ये पूरा पता हो गया तो एट। और अगर मंजिल का नाम आ गया तो आप ऑन लगाओगे, जैसे ही लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, वो तीसरे माले पे रहता है, तो आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो बेसिक बात हो गई। वापस आते हैं इन और एट पर। हमने अभी अभी देखा कि बड़े शहरों के नामों के साथ इन और छोटे जगहों के नाम के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, किंतु बड़े शहरों के नाम के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं कि यदि उनसे रेंडेजवू का, या कहने का मतलब कि रेंडवू का या मतलब मीटिंग पॉइंट का बोध हो, या यात्रा के दौरान किसी बिंदु का बोध हो, तो बड़े शहरों के साथ भी एट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गया में हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली गया, और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं फ्लाइट चेंज करके चला जाऊंगा चेन्नई, तो मैं दिल्ली में रुका क्या? नहीं, दिल्ली मेरे यात्रा के रास्ते का एक बिंदु मात्र है। तो ऐसे मामलों में हम दिल्ली के साथ इन का नहीं बल्कि एट का प्रयोग करेंगे बड़े शहर के साथ भी। जैसे आई विल चेंज माई फ्लाइट, मैं अपना प्लेन बदलूंगा, फ्लाइट बदलूंगा। आई विल चेंज माई फ्लाइट एट दिल्ली, कहां बदलूंगा? दिल्ली में। तो अभी तो आप कह रहे थे सर इन दिल्ली, चूंकि यहां पर रहने की बात हो रही थी, कोई चीज कहां है इसकी बात हो रही थी। अब ये यात्रा के दौरान एक बिंदु की बात है, और ये तो बड़े शहर के साथ भी आपने एट का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर को 13, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मजेदार सवाल है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं कि एक वर्ब आया डिस्पेंस। अब इस वर्ब के दो अर्थ होते हैं। मूल अर्थ होता है कोई चीज देना, डिस्पेंस का मतलब होता है कोई चीज देना, और इस अर्थ में लगभग जितने वर्ब्स हैं सब एक खास बनावट को फॉलो करते हैं, जो है समथिंग टू समबडी। जो चीज दी गई समथिंग, और जिनको दी गई टू समबडी।
प्रदान करना, देना। इसी अर्थ में हमारे पास एक वर्ब आता है रेंडर। इसी अर्थ में बेसिक वर्ब है हमारे पास गिव। गिव भी इसी बनावट में, आई गेव दिस बुक टू मोहन, गेव समथिंग टू समबडी। इसी अर्थ में आपके पास कई सारे वर्ड आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे श्रेय देना, एट्रीब्यूट। श्रेय देने के लिए हमारे पास वर्ड आता है स्क्राइब, इसका भी अर्थ होता है श्रेय देना। जिस चीज का श्रेय दिया गया समथिंग, और जिनको दिया गया टू समबडी। इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है इम्पार्ट। इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है कन्वे, सूचना देना। जो बात बताई गई समथिंग और जिनको बताई गई टू समबडी। सूचना देने के लिए हमारे पास वर्ड आता है कम्युनिकेट, सूचना देना। जो बात बताई गई, कम्युनिकेट दिस न्यूज टू मोहन, टू समबडी। तो जितने भी आप वर्ड देख लो, चाहे प्रोवाइड देख लो, चाहे सप्लाई देख लो, चाहे इंटरेस्ट एक वर्ब आता है, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, ये सभी वर्ब इसी बनावट में आते हैं, समथिंग टू समबडी। जैसे मैं कुछ एक उदाहरण आपके लिए लिख दे रहा हूं। ही एस्क्राइब्ड हिज सक्सेस टू हिज मदर, उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया। या ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हिज मदर। वी रेंडर, हम देते हैं अ नंबर ऑफ सर्विसेज, कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं टू आवर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को। हमारे जो भी क्लाइंट हैं हमारी कंपनी के, तो क्या देते हैं, तरह तरह की सर्विसेज देते हैं। किनको, टू आवर क्लाइंट्स। कि किस चीज का श्रेय दिया, सफलता का। किसको दिया, मां को। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिस्पेंस का भी अर्थ होता है देना, इसी से वर्ड बनता है डिस्पेंसर। कॉफी डिस्पेंसर, जो कॉफी देने वाली मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड कॉफी डिस्पेंसर। कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसमें पैसा डालोगे चॉकलेट देता है, कैंडी देता है, तो उसको बोलते हैं कैंडी डिस्पेंसर। तो डिस्पेंस का मतलब ही होता है टू प्रोवाइड समथिंग, टू गिव समथिंग। उसी तरह रेंडर, इम्पार्ट, देयर आर सो मेनी। इम्पार्ट नॉलेज, इम्पार्ट एजुकेशन, क्या दिया, शिक्षा दिया। टू पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों को। किनको दिया, बच्चों को। तो समथिंग, जो चीज दी गई, और जिनको दी गई टू समबडी, टू पुअर चिल्ड्रेन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तो डिस्पेंस का आपने एक बनावट देखा देने वाले अर्थ में। डिस्पेंस का एक बड़ा यूनिक प्रयोग होता है, एक बड़ा खास प्रयोग होता है। मैं बाबू एक बार फिर से दोहरा दूं, ये जो आपने बनावट देखा समथिंग टू समबडी, ये जितने वर्ब्स आपने देखे बहुत थोड़े से वर्ब है जो इस बनावट में आए हैं। इस बनावट में कई और वर्ब आते हैं, जैसे असाइन, एलोकेट, है ना। देयर आर सो मेनी वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड इन दिस मैनर, समथिंग टू समबडी स्ट्रक्चर। वो आगे हम लोग अलग से जब बैच करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास फिर से एक वर्ब आ रहा है डिस्पेंस। डिस्पेंस का एक अर्थ होता है छुटकारा पाना, निजात पाना, किसी समस्या, किसी अप्रिय चीज से हट जाना, दूर हो जाना। तो डिस्पेंस वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, वन इज टू प्रोवाइड समथिंग एंड वन इज टू छुटकारा पाना। इस अर्थ में ही हमारे पास एक वर्ड आता है डिस्पोज, छुटकारा पाना। लेकिन डिस्पोज विथ नहीं लेता, ऑफ लेता है। इसी अर्थ में हमारे पास एक वर्ब फ्रेज आता है डू अवे, इनके साथ भी विथ का प्रयोग करते हैं। इसी अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है गेट रिड ऑफ, इनका भी अर्थ होता है छुटकारा पाना। तो आप देख रहे हैं डिस्पेंस विथ समथिंग, जिस चीज से छुटकारा पाए समथिंग, डिस्पोज ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना, डू अवे विथ समथिंग, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। जैसे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं उससे छुटकारा चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू डिस्पोज ऑफ हर बॉडी, कैसे उसके शरीर से छुटकारा मिले, कैसे उसके शरीर को ठिकाने लगा दे और मुक्त हो जाए। He was trying to dispose of her body, अपनी पत्नी के शरीर से, उसकी जो मृत शरीर थी जिसकी उसने हत्या की, उससे वो छुटकारा पाना चाह रहा था। I dispensed with, मैं मुक्त हो गया, with the corrupt service, with the service of my corrupt manager, मैं अपने भ्रष्ट मैनेजर की सेवाओं से मुक्त हो गया। I dispensed with the service of my corrupt manager, जिस चीज से मुक्त हुए, dispense with something, do away with something, but dispose of and get rid of something. Next question number 14.
एसिड का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकारना, और एसिड के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं टू समथिंग। इसी बनावट में हमारे पास वर्ड आता है एग्री। जिस बात के लिए आपने हामी भर दी, मैंने प्रस्ताव रखा स्कूल में प्रिंसिपल साहब के पास कि प्रिंसिपल साहब हम स्कूल के कैंपस में एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, ऐसा वैसा कुछ। प्रिंसिपल साहब एग्रीड टू आवर प्रपोजल, प्रिंसिपल साहब एसीडेड टू आवर प्रपोजल, मतलब उन्होंने हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, हामी भर दिया। टू से यस टू समथिंग, इनका एसिड का मतलब होता है से यस टू समथिंग। इसी बनावट में हमारे पास एक वर्ड आता है कॉन्सेंट, सहमति दे देना, ये भी टू लेता है। हमारे पास एक वर्ड आता है एसेंट, ये भी अपने साथ टू लेता है। ये जितने वर्ब आप देख रहे हो सबका मतलब यही है, से यस, किसी चीज को हाँ कह देना। तो हमने प्रस्ताव रखा, ही एसीडेड, वो मान गए, टू आवर प्रपोजल। मैंने अपने दूर के रिश्तेदार को बोला कि आपको मेरे ब्याह में आना होगा, मेरी शादी में आना होगा। ही कंसेंटेड, उन्होंने सहमति दी, टू माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन को उन्होंने हामी भर दिया कि हाँ मैं आऊंगा। तो जिस चीज को आपने यस बोल दिया, टू समथिंग, वेदर एसिड टू समथिंग, कंसीड टू समथिंग, से यस टू समथिंग, एग्री टू समथिंग, assent to something, there are so many and very beautiful things. Next question number, I think we are at acid 14 15 क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग बातें कर रहे हैं। हमारे पास एक वर्ड आया सेंसिबल, बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड है सेंसिबल। देखेंगे इसको, ये जो वर्ड है सेंसिबल, इसका अर्थ होता है समझदार, थाउटफुल। अगर कोई आदमी सेंसिबल है ना, मतलब उसके अंदर अकल है। अगर कोई आदमी सेंसिबल क्लोथ्स पहनता है, मतलब मर्यादित, सभ्य, है ना, जो ढंग के लगते हो, वो सेंसिबल है। अब मान लीजिए कि आपके परिवार में आप हैं और आपकी पत्नी है या दो आदमी है, तो आप बड़ी वाली गाड़ी लेकर, 7 सीटर लेकर क्या करोगे? वो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी कि दो आदमी के लिए आप उतनी बड़ी गाड़ी ले लो। आप एक छोटी सी सेंसिबल कार लोगे। तो वैसी कार जो सोच समझ के ली गई हो, सेंसिबल है। वो आदमी जो सोच समझ के काम करता हो, सेंसिबल है। कपड़े जो ढंग के हो, सेंसिबल है। सेंसिबल को नहीं कंफ्यूज करेंगे सेंसिटिव से। ये दोनों वर्ड लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इनफैक्ट 4 वर्ड्स है जिनको आप कंफ्यूज कर सकते हैं, सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसुअल एंड सेंसुअस। देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स। देखो दोस्तों, सीखने के लिए इतनी सारी चीजें होती है, अंग्रेजी में लिमिट नहीं है, और मेरे साथ यही समस्या है, इसलिए मेरे बैचेस लंबे जाते हैं। बातें सामने आती हैं तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये भी आप सीखो, ये भी आप देखो। विषयांतर होता है, विषय से हम लोग थोड़ा सा वो जो है डिविएट करते हैं, रैम्बल हो जाता है, भटकाव होता है, बट वो जरूरी है कई तरह की चीजों को जानते रहना। ये जो आप चीज देख रहे हैं, इनसे भी सवाल पूछा जाता है। तो 4 विशेषण है हमारे पास, मैं एक नजर इस पर आपको समझा दूं कि चारों क्या होते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि सेंसिबल मैंने बोला समझदार, सोच समझ के काम करने वाला, सेंसिबल कार, सेंसिबल पर्सन। सेंसिटिव बोलते हैं संवेदनशील, समथिंग दैट कैन इजिली हर्ट पीपल, दैट कैन इजिली ऑफेंड पीपल। जैसे आरक्षण का विषय सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील विषय है। थोड़ी सा अगर आप दायां बायां कुछ बोलते हैं, लोगों की भावनाओं पर चोट हो सकता है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। तो बड़ी नपातुल अंदाज में लोग इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आसानी से किसी का भी, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, आप कुछ भी बोले तो किसी को भी दुख हो सकता है। तो दिस इज सेंसिटिव इशू। सेंसुअल ऐसी चीजों को बोलते हैं जो सेक्सुअली आपको एंटरटेन करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई फिल्म एक्ट्रेस किसी बीच पर पानी से नहा के निकलती है और वो काफी सेक्सुअली अट्रैक्टिव ड्रेस में होती है, तो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आता है ना, वो बहुत ही सेक्सुअली इंटरटेन करने वाला म्यूजिक होता है। उस तरह के संगीत को सेंसुअल म्यूजिक बोलते हैं। दैट अपील्स टू योर सेक्स, जो आपको सेक्सुअल प्लेजेंस का बोध कराए। या सेक्स के दौरान मोर्निंग वाइनिंग की जो आवाजें होती हैं, जो आहें होती हैं, उस तरह की आवाजों को हम लोग सेंसुअल नॉइज या सेंसुअल वॉइस बोलते हैं। सेंसुअस किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जो आपको शारीरिक सुख दे, सेक्सुअल नहीं, शारीरिक, फिजिकल।
आप अच्छा कपड़ा पहनते हो तो उससे आपको शरीर को अच्छा लगता है, आप अच्छा खाना खाते हो शरीर को अच्छा लगता है, अच्छे से सोते हो शरीर को अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजें जो आपको भौतिक सुख दे, शारीरिक सुख दे, वो सेंसुअस है, और जो आपको सेक्सुअल सुख दे वो आपके लिए सेंसुअल है। जो संवेदनशील विषय है, सेंसिटिव है, और जो आदमी विचारवान है, सेंसिबल है। खैर, सेंसिबल का तो मैंने अर्थ बताया। अब सवाल उठता है कि सेंसिबल प्रीपोजिशन क्या लेता है। तो देखिए, सेंसिबल का प्रयोग किया जा सकता है इस अर्थ में, अवेयर के अर्थ। सेंसिबल हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज, जैसा मैंने बताया, थॉटफुल पर्सन, कॉन्सिडरेट, जो गंभीर हो, जो वैचारिक हो। और दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है जानकार, किसी बात से अवगत। तो अवेयर, अपने आज के क्लास में शुरुआत में हमने देखा था कि अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, ऑब्लिवियस ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, बिरेफ्ड ऑफ, इस तरीके से। ठीक उसी तरह से सेंसिबल ऑफ, जिस बात से आप परिचित हैं, सेंसिबल ऑफ समथिंग। हमारे पास क्वेश्चन है, ही इज सेंसिबल ऑफ योर काइंडनेस, मतलब उसको तुम्हारी दया वाली स्वभाव के बारे में पता है। जिस विषय में आपको पता है, ही इज सेंसिबल ऑफ योर नेचर, उसको, वो तुम्हारे व्यवहार के बारे में उसको जानकारी है, बताने की जरूरत नहीं। ही इज अवेयर ऑफ योर नेचर, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, है ना। मास्टर साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं। दैट इज सेंसिबल ऑफ, किसी बात से परिचित। सेंसिटिव जो होता है वो प्रीपोजिशन टू लेता है, संवेदनशील। जैसे ममता बनर्जी, मिसेज ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, वो आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील है। थोड़ी सी कोई आलोचना करते भड़क जाती हैं, आलोचना उनसे बर्दाश्त नहीं। तो सेंसिटिव टू समथिंग। माई स्किन इज सेंसिटिव टू सनलाइट, सूरज पड़ता है स्किन को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सेंसिटिव टू एंड सेंसिबल ऑफ। नेक्स्ट, काफी सारी चीजें हैं दोस्तों। आई थिंक मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दे रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर कॉन्कर। कॉन्कर विथ समबडी इन समथिंग। कॉन्कर का अर्थ होता है सहमत होना, जिस व्यक्ति से आप सहमत हैं, विथ समबडी, और जिस बात पर सहमत हैं, इन समथिंग। इसी प्रकार से कॉन्कर की तरह ही आप एग्री का भी बनावट देखते हो, एग्री विथ समबडी, जिस व्यक्ति के साथ आपकी रजामंदी है। ठीक उसी प्रकार अब कन्फर, बात विचार करना, कन्फर विथ समबडी, जिस व्यक्ति के साथ आप बात विचार कर रहे हैं। कंसल्ट विथ समबडी, जिस व्यक्ति के साथ आप बात विचार कर रहे हैं। ये सभी वर्ड्स आप देख रहे हो, ये अपने साथ विथ ले सकते हैं। हालांकि अभी अभी आपने देखा था एग्री टू, तो एग्री टू समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज को हामी भरना, से यस। और एग्री विथ समबडी होता है किसी से किसी बात पर सहमत होना, और से यस वाले अर्थ में वो टू ले लेता है, एग्री टू समथिंग। तो इस तरीके से कई सारे वर्ब्स हैं जो अपने साथ, जैसे आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, एग्री का ही सिनोनिम्स होता है ये कंकर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, रिलाई। बहुत ही मशहूर वर्ब है रिलाई, निर्भर होना। रिलाई के साथ कई सारे आप देखोगे रिलाई का प्रीपोजिशन। जिस चीज पर आप निर्भर हैं, रिलाई ऑन समथिंग। रिलाई एक वर्ब है, निर्भर होना। इसी रिलाई से हम नाउन बनाते हैं रिलायंस, निर्भरता। अत्यधिक रिलायंस अपने माता पिता पर अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज पर, किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा रिलायंस अच्छी बात नहीं है। आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, खुद पे निर्भर होना चाहिए, सेल्फ रिलाई करना चाहिए। जैसे डिपेंड से डिपेंडेंस, उसी तरह रिलाई से रिलायंस। रिलाई वाले अर्थ में ही हमारे पास वर्ब है डिपेंड, ये भी अपने साथ ऑन लेता है। लीन, निर्भर होना, ये भी अपने साथ ऑन लेता है। हिंज, निर्भर होना, ये भी अपने साथ ऑन लेता है। काउंट ऑन, भरोसा करना या निर्भर होना, ये भी अपने साथ ऑन लेता है। बैंक ऑन, भरोसा करना, ये भी अपने साथ। ये जितने वर्ब आप देख रहे हैं सब मिलते जुलते अर्थ में आते हैं। रिलाई ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन। जैसे अभी तक बेचारा कमाता नहीं, ही लीन्स ऑन हिज फैमिली फॉर मनी, वो अपने परिवार पे निर्भर है। ही लीन्स ऑन हिज फैमिली, लीन ऑन समबडी, किसी पर निर्भर होना। वो किस पे निर्भर है? परिवार पे। देखो तो, मेरा कैरियर
hinges on your decision. मेरा कैरियर आपके फैसले पे निर्भर है. My career hinges on your decision. तो hinge का भी अर्थ होता है निर्भर होना. देखो दोस्त, धोखा मत देना. I am counting on you. मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं. तो जिस तरह काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन, डिपेंड ऑन, इस तरह रिलाई ऑन. तो क्वेश्चन नंबर 17 का अर्थ हो गया ऑन. 18 अभी मैंने बोला था असेंट टू, हामी भरना. जैसे 18 नंबर वही है जो आप देख रहे थे 14 नंबर में, एसिड टू, एसेंट टू, सहमति दे देना. चलिए नंबर 19 में आएंगे, इंजुरियस टू. इंजुरियस का अर्थ होता है नुकसानदेह. और जिस चीज के लिए नुकसानदेह, टोबैको इज इंजुरियस टू हेल्थ. वाइन, कंजम्पशन ऑफ वाइन इज इंजुरियस टू हेल्थ. ठीक उसी प्रकार हार्मफुल टू, नुकसानदेह. हार्मफुल के अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है डिट्रीमेंटल, नुकसानदेह. इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है इनिमिकल, नुकसानदेह. इसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है ऑब्नॉक्सियस, नुकसानदेह. ये जितने वर्ड आप देख रहे हो सब नुकसानदेह के अर्थ में आते हैं और सब के सब अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं. देखो तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं. दिस लॉ, ये कानून, दिस लॉ इज इनिमिकल टू फार्मर्स. यह कानून किसानों के लिए नुकसानदेह है. तो जितने वर्ड हार्मफुल, इंजूरियस, इनिमिकल या डिट्रीमेंटल, ऑलवेज फॉलोड बाय टू. नेक्स्ट इज नंबर 20, ग्रेटफुल. हमारे पास एक वर्ड आ रहा है ग्रेटफुल. ये जो वर्ड है ग्रेटफुल, इसका अर्थ होता है कृतज्ञ. हिंदी में कृतज्ञ का अर्थ होता है यदि किसी ने आपकी मदद करी तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा या आदर का भाव होता है, इसको बोलते हैं कृतज्ञ. और जिसके अंदर मदद किया आपने फिर भी वो आपका रिस्पेक्ट ना करे तो उसको कृतघ्न बोलते हैं. घ्न, कृतघ्न. और जो आदर आपकी मदद को ख्याल रखे और इस बात का उसको एहसास हो कि आपने मदद किया तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं. तो ये कृतज्ञ है. कृतज्ञ के अर्थ में हमारे पास हिंदी में और भी वर्ड है, जैसे ऋणी, शुक्रगुजार. मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका आभारी हूं. तो अंग्रेजी में भी 4 शब्द है, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड या इंडेप्टेड. ये चारों विशेषण है, चारों एडजेक्टिव्स है जिनके प्रति आभार, जिनके प्रति आप कृतज्ञता महसूस करते हैं कि शुक्रगुजार महसूस करते हैं टू समबडी. और जिस चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं, फॉर समथिंग. जैसे आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूं. फॉर योर हेल्प, किस चीज के लिए? मदद के लिए. तो जिनके प्रति आभार, टू समबडी, और जिस चीज के लिए, फॉर समथिंग. नेक्स्ट, तो ही इज ग्रेटफुल टू हिज मास्टर फॉर मेनी फेवर्स. डिफिशियंट इन समथिंग, जिस चीज की कमी हो, डिफिशियंट इन समथिंग, है ना. योर डाइट इज डिफिशियंट इन विटामिन, मतलब आपके खाने में विटामिन की कमी है. योर डाइट इज डिफिशियंट इन विटामिन, आपके डाइट में विटामिन की कमी है. नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ, जैसे आज शुरुआत में किया था, डिवॉइड ऑफ का अर्थ होता है खाली होना. योर सन इज डिवॉइड ऑफ मैनर्स, मतलब उसमें मैनर्स की कमी है. तो डिवॉइड के साथ ऑफ, जैसे अवेयर के साथ ऑफ, जैसे सेंसिबल के साथ ऑफ, जैसे इग्नोरेंट के साथ ऑफ. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट टू, ये मशहूर विशेषण है, ध्यान रखिएगा. अब ये सारे भी टू लेने वाले विशेषण थे, अभी अभी आपने किया था. इसी प्रकार से इक्विवेलेंट एक एडजेक्टिव होता है, समतुल्य, टू समथिंग, किसी चीज के बराबर. टू वाले और कुछ विशेषण देख लो, जैसे एडजेसेंट, बराबर, सॉरी बगल में. एक एग्जांपल से समझो. माय हाउस, मेरा घर, इज एडजेसेंट टू हिज, मेरा घर उसके घर के बगल में है. तो एडजेसेंट टू, इक्विवेलेंट टू, डिट्रीमेंटल टू, इनिमिकल टू, इंजूरियस टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज्ड टू, इंडेप्टेड टू, देयर आर सो मेनी. दोस्तों जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए. नेक्स्ट, नंबर 24, अकॉर्ड विथ, किसी से सहमत होना या किसी के अनुरूप काम करना. अकॉर्ड विथ समबडी समथिंग. जैसे माई कंपनी ऑलवेज अकॉर्ड्स विथ, नाउन बनाते हैं अकॉर्डेंस,
ठीक इसी तरह कंप्लाई विथ समथिंग के अनुरूप काम करना। माई कंपनी ऑलवेज कंप्लाइज विथ द रूल्स द लॉज। मेरी कंपनी हमेशा कंप्लाई करती है इंटरनेशनल लॉज के साथ, मतलब अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करती है। तो कंप्लाई विथ या अकॉर्ड विथ का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, इंक्रोच ऑन, किसी चीज पर नकारात्मक तरीके से अतिक्रमण करना, प्रभाव डालना, दैट इज इंक्रोच। देखो इंक्रोच का नाउन बनाते हैं इंक्रोचमेंट, ये वर्ब है। इंक्रोच क्या है? इंक्रोच क्या है? वर्ब है। और नाउन क्या बनाते हैं इसका? इंक्रोचमेंट, ऐसे करके। जैसे रिक्वायर से रिक्वायरमेंट, रिक्वायर रिक्वायरमेंट, प्रोक्योर प्रोक्योरमेंट, एग्री एग्रीमेंट। इसी तरीके से इंक्रोच इंक्रोचमेंट। इंक्रोच का जो मूल अर्थ हम समझते हैं अतिक्रमण, और वो अर्थ होता भी है इंक्रोच का अर्थ। जैसे ये सरकारी जमीन है, आप इस पर आप ठेला लगाते हो, आप अपना दुकान आगे बढ़ा लिए, आपने उसको बाउंड्री वॉल कर लिया, तो आपने सरकारी जमीन को इंक्रोच किया। ये तो एक बात हो गई। हालांकि इंक्रोच का एक दूसरा प्रयोग होता है किसी चीज में नाजायज दखल देना, गलत तरीके से दखल देना। पड़ोस के चाचा जी हैं, रोज मेरे घर में रिटायर हो चुके हैं, 2 घंटे आकर बैठते हैं और मेरे फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाते हैं, अपना फ्री का जो है एडवाइस देते रहते हैं। मैंने चाचा जी को बोला कि देखा चाचा, डोंट इंक्रोच ऑन माई प्राइवेसी, मेरी निजता में दखल मत दे, मेरी निजता में दखल ना दे। आज सोशल मीडिया इज इंक्रोचिंग ऑन आवर प्राइवेसी, मीडिया इज इंक्रोचिंग ऑन आवर प्राइवेसी। इसी अर्थ में एक वर्ड आता है इम्पिंज, नकारात्मक असर डालना। इसके साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हमारे पास एक वर्ड आता है ट्रेसपास, नाजायज। ट्रेसपास का एक अर्थ होता है गलत तरीके से प्रवेश करना, और एक अर्थ होता है इम्पिंज वाला, इंक्रोच वाला, टू अफेक्ट समथिंग एडवर्सली, गलत तरीके से किसी चीज को प्रभावित करना। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। माई वर्क लाइफ, मेरा कामकाजी जीवन, वर्क लाइफ बोलते हैं कामकाजी जीवन। माई वर्क लाइफ इज इम्पिंजिंग ऑन माई पर्सनल लाइफ, मतलब कि मेरा कामकाजी जीवन का दखल हो रहा है, का असर पड़ रहा है मेरे निजी जीवन पर। मैं परिवार को, घर को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। माई वर्क लाइफ इज इम्पिंजिंग ऑन माई, तो जिस चीज पर असर पड़ा, इम्पिंज ऑन, दिस इज इंक्रोच ऑन, ट्रेसपास ऑन। तो आज ये 25 क्वेश्चन हमने किए दोस्तों, ये ना काफी है, फिर भी आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम आगे मिलेंगे और इस तरीके से पूरे मैराथन को, ये जो बुक आप देख रहे हैं, पूरे किताब को हम लोग 1 बाय 1 जो है इसको खत्म करेंगे। एंड पूरा सॉल्यूशन आपके पास होगा यूट्यूब पर अवेलेबल। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है और वो ये क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, आप इस पेज पर जाएंगे, फेसबुक पेज EEC 2808 आप सर्च करेंगे, या इजी इंग्लिश क्लासेज आप सर्च करेंगे तो ये पेज मिल जाएगा। कोई भी वीडियो जो मैराथन का वीडियो होगा, उसका सॉल्यूशन देने के पहले मैं उसका जो क्वेश्चन है वो PDF रूप में आपको वहां पर उस पेज पर मैं डाल दिया करूंगा। आप वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हैं, आप बना ले खुद से, जितना बनता है नहीं बनता है। उसके बाद आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपने कितना सही या गलत किया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को जोड़िए, आनंद लीजिए।